राज्य सरकार के बजट की, जिसकी तैयारियों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से जुट गए हैं और पहली बार नवंबर में प्री बजट बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज भी सिविल सोसाइटीज और एनजीओ के साथ में प्री बजट की मीटिंग है। इस बजट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय में मीटिंग करने के लिए पहुंच भी गए थे और तस्वीरें भी दिखाई थी, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण इस लिहाज से इस बार बजट को कहा जा रहा है युवाओं के लिए पूरी तरह से समर्पित। जिस तरह से पिछला बजट अलग से किसानों के लिए भी एक बजट रहा था, इस बार भी कहा जा रहा है कि युवा सुझाव अपने भेजे और युवाओं के लिए समर्पित इस बार राज्य सरकार का ये बजट रहेगा, गहलोत सरकार का बजट रहेगा। सरकार ने पहली बार विज्ञापन देकर युवाओं से बजट के सुझाव मांगे हैं, यानी कि अपनी तरह की एक नई पहल है। ना सिर्फ जबानी बल्कि ये भी कहा है विज्ञापन के जरिए कि युवाओं से अपील करते हैं कि किस तरह का बजट आपको चाहिए, क्या उसमें नवाचार किए जाने चाहिए, क्या बेहतरी के लिए चीजें ऐड ऑन की जानी चाहिए। तमाम वो सुझाव, वो सजेशंस जो कि सरकार मांग रही है युवाओं से इस विज्ञापन के जरिए। ये बात खुद भी कई सार्वजनिक मंचों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है कि इस बार बजट के अंदर युवाओं को लेकर कई नए प्रावधान भी किए जाएंगे। पढ़ाई को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा के साथ में आने वाले दिनों में रोजगार के सुअवसर उन्हें किस तरह से मिल पाए, राजस्थान में रहकर ही रोजगार के किस तरह से अवसर युवा बटोर सकते हैं। और साथ ही देखिए कांग्रेस के कुछ नेता नेतृत्व बदलने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन गहलोत ने आज की बैठक में साफ संदेश दे दिया है कि अगला बजट भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही, यानी कि बतौर मुख्यमंत्री वो ही अगला बजट पेश करेंगे और इस पूरे बजट का नेतृत्व भी वही करेंगे। तो इससे सियासी अटकलों पर भी कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लगाने की उन्होंने अपने नजरिए से कोशिश की है। अब जिस तरह से राजस्थान में भी विगत दिनों पॉलिटिकल एक तरीके से सिनेरियो बना था, उसमें ये जानकारी और ये असमंजस हो गया था कि राजस्थान में आने वाले दिनों में किस तरह से सरकार में क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा, क्या कुर्सी पर जो चेहरा है वो बदलेगा। लेकिन इसके बाद में बजट को लेकर बातें सामने आई कि बजट इस बार जब पेश किया जाएगा और बजट को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है, तो क्या सीएम अशोक गहलोत ही इस बजट को पेश करेंगे और नेतृत्व करेंगे। लेकिन जिस तरह से भागीदारी वो उस बजट में निभा रहे हैं, ये तो स्पष्ट हो गया है कि अगला बजट ही जो बजट रहेगा सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट, उसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश भी करेंगे। और साथ ही साथ पूरे बजट के दौरान किस तरह से उसे बनाया जाना चाहिए, क्या चीजें जोड़ी जानी चाहिए, पुरानी बजट योजनाओं में कितनों का क्रियान्वयन हो पाया है, इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। तो अगला बजट भी वही पेश करेंगे और नेतृत्व भी इस बजट का सीएम अशोक गहलोत करेंगे। तो युवाओं और विद्यार्थियों को समर्पित रहेगा राज्य का अगला बजट। इसको लेकर खुशी भी है, क्योंकि जिस तरह से कई बार कहा गया कि विद्यार्थी और युवा ये वो दूरी जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, एक भविष्य का निर्माण करने के लिए जरूरी होती है। युवा और विद्यार्थी से आगे बढ़कर जब वोट कास्ट करने की उम्र में और उसके बाद रोजगार के अवसर जब युवा तलाशते हैं, तो यही वो विद्यार्थी होते हैं। लेकिन इनके लिए जब बजट समर्पित रहेगा तो खुशी की लहर इनके अंदर भी। बजट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अनूठी पहल शुरू की है और विज्ञापन जारी कर बजट को लेकर युवाओं से सुझाव मांगे जा रहे हैं। विज्ञापन बतौर इसके लिए जारी किया जा रहा है, बाकायदा विज्ञापन, और इस विज्ञापन के जरिए युवाओं से सुझाव मांगे जा रहे हैं। न सिर्फ जबानी तौर पर बल्कि इस विज्ञापन के जरिए भी कहा गया है कि अपने सुझाव, अपने सजेशंस राज्य सरकार को लिखकर भेजें, उन्हें मेल भी करें, उसके बाद में जानकारी दें कि उक्त चीज जो आपने मांगी है जिससे क्या भला हो सकता है और क्या इसमें नवाचार अगर अब यूटिलाइज करके जोड़ा जाएगा तो उसके बाद भी क्या फायदेमंद किस तरह से रहेगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि युवा देश और प्रदेश की प्रगति का आधार है और ये चीज देखिए किसी से छिपी नहीं है कि युवा एक सशक्त समाज का निर्माण करने के लिए काबिलियत रखते हैं। अगर सशक्त समाज चाहिए तो युवा और विद्यार्थी वर्ग को आगे आना होगा, उनकी उन्नति के सर्वांगीण अवसर उन्हें देने होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा कि देश और प्रदेश की प्रगति का आधार युवा है। युवाओं की रचनात्मक सोच, उनकी ऊर्जा और उनकी क्षमता से देश के विकास को नए आयाम दिए जा सकते हैं। सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी। उन्होंने कहा कि युवाओं की जो सोच होती है, उनकी जो नेतृत्व की क्षमता होती है, जो लीडरशिप होती है, उसी के जरिए देश के विकास को नए आयाम दिए जा सकते हैं। कोई भी देश ये आयाम दे सकता है, लेकिन भारत इसमें अग्रणी, क्योंकि भारत ने लगातार ऐसे सुअवसर दिए भी हैं। आगे उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उनके कौशल विकास, युवाओं के रोजगार के लिए सरकार ऐतिहासिक फैसले ले रही है। ये साथ ही ऐतिहासिक फैसलों के फहरिस्त में ये भी शामिल हो जाएगा कि जब एक बजट का निर्माण हो रहा है, प्री बजट की मीटिंग्स चल रही है, नवंबर के महीने में पहली दफा ऐसा होगा जब बजट की बैठकें भी शुरू हो जाएगी और उसके बाद में आज भी बजट की बैठक एक जारी है। साथ ही युवा
संबल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, डिजी फेस्ट, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो कि हाल ही में सफलतापूर्वक जिसका आयोजन किया गया है, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जैसे दिशा में बड़े कदम भी उठाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक के कदम और आगे भी इस तरह के कदम बढ़ाते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट युवा वर्ग को समर्पित करने का निर्णय लिया गया है। विगत जो बजट था वो मुख्य तौर पर किसानों के लिए, उनकी योजनाओं के लिए, उनके आने वाले दिनों में बेहतरी के लिए समर्पित करने की बात हुई थी और उसके बाद एक अलग से बजट आया भी, लेकिन बजट 2023-24 का बजट युवा वर्ग को समर्पित करने का निर्णय लिया है। लिखा उन्होंने कि आपके सुझाव बजट निर्माण में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गत बजट के लिए भी लगभग 45,000 सुझाव प्राप्त हुए थे और आपके सुझाव इसी तरह से आगे भी आमंत्रित हैं। और देखिए, जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर आज हुआ। बर्खास्त मेयर डॉक्टर सौम्या से जुड़े मामले में फैसला आज आया। हाईकोर्ट ने डॉक्टर सौम्या की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। राज्य सरकार के द्वारा जारी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया गया। सुबह में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई 10 बजे से। सभी पार्षद दोनों दलों की ओर से अपने अपने वोट डाल रहे थे और वोटिंग के दौरान भी कई मतभेद सामने आए। कई आक्षेप भी लगे कि वोटिंग के अंदर जो प्रक्रिया है उसे नहीं अपनाया जा रहा। ट्रांसपेरेंसी को लेकर जो सरकार के जो पार्षद हैं कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने भी कहा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़ती जा रही, सब कुछ अपने ठीक गति से चल रहा था। लेकिन इसी बीच फिर ये आदेश आता है और राज्य सरकार के द्वारा बर्खास्तगी का जो आदेश था डॉक्टर सौम्या का, उस आदेश को रद्द किया जाता है। उसके बाद में लोग एक बारगी के लिए सोचने लगे कि इसके बाद वोटिंग के बाद क्या मतगणना होगी और क्या रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने इस आदेश को दिया और हाईकोर्ट एकल पीठ ने सरकार को नया आदेश लाने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि सौम्या ने बर्खास्तगी एवं चुनाव पर रोक लगाने को चुनौती दी थी और जिस तरह से इस पर सुनवाई का मौका भी दिया चाहिए, एक जुडिशियल सुनवाई और अपनी बात कहने का मौका डॉक्टर सौम्या को मिलना चाहिए। ये कोर्ट का कहना है कि सरकार को उन्हें सुनना चाहिए। फैसले के बाद प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ जब बीच में ही चुनाव को रोक दिया गया। मेयर चुनाव में मतगणना से पहले हाईकोर्ट का फैसला आया, यानी कि चुनाव संपन्न हो गए थे, वोट कास्ट कर दिए गए थे। 146 पार्षदों ने वोट डाले, लेकिन चुनाव में मतगणना होती उससे पहले हाईकोर्ट का फैसला आया। लोगों को लग रहा था कि इसके बाद में भी मतगणना होगी और उसके बाद में जो भी निर्णय आता है वो हाईकोर्ट के उसी फैसले के अधीन आएगा। लेकिन ग्रेटर निगम चुनाव के बीच में मतपेटियां सील करनी पड़ी, क्योंकि जब लिखित आदेश आया तो उस आदेश के तहत यही था और काफी ज्यादा ऑब्वियस हो गया था कि जब बर्खास्तगी का आदेश ही रद्द कर दिया है तो लोगों को इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि ग्रेटर के नगर निगम के पद पर, मेयर के पद पर डॉक्टर सौम्या ही बनी रहेंगी। देखना ये महत्वपूर्ण रहेगा कि इसके बाद में जब सुनवाई का मौका राज्य सरकार जब देती है तो उसमें क्या अपनी ओर से बातें कही जाएंगी और तमाम वो दलीलें जो कि उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया, उन्हें राज्य सरकार को भी अपनी सुनवाई, अपनी बात रखने के दौरान उसके बाद में क्या फिर उसका पूरा जुडिशियल सिस्टम होता है। लेकिन आज के दिन की सबसे बड़ी खबर ये रही कि जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, मत पड़ चुके थे, उसके बाद मतगणना होनी थी, लेकिन उसके बाद में राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया बर्खास्तगी का आदेश हाईकोर्ट की ओर से रद्द कर दिया गया। और अब देख लेते हैं वरिष्ठ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट, जिसमें विधानसभा की तर्ज पर क्या जयपुर नगर निगम भवन में भी कोई मिथक है? नगर निगम के इस बिल्डिंग में कोई वास्तु दोष या फिर नकारात्मक ऊर्जा? कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल को छोड़कर कोई भी भाजपा मेयर अपना कार्यकाल वहां पूरा नहीं कर पाई है। और देखिए, ये इसलिए क्योंकि कहानी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मोहनलाल गुप्ता से, जब 10 महीने तक दुर्घटनाग्रस्त होकर एसएमएस के कॉटेज से उन्होंने निगम को चलाया था। वो दौर भी रहा जब 10 महीने तक दुर्घटनाग्रस्त हो गए, स्वास्थ्य भी नासाज था, लेकिन एसएमएस के कॉटेज से ही फिर निगम चलता रहा। वहीं पर सुनवाई, वहीं पर पार्षद मिलने के लिए पहुंचते थे। दूसरा वाकया हुआ जब निर्मला वर्मा बनी मेयर, आधे कार्यकाल में ही फिर उनका जो निधन है वो हो गया, वो स्वर्ग से धार गई। कार्यकाल आधा ही था लेकिन फिर उनका निधन हो गया। फिर तब शील धाबाई ने उनका बचा हुआ कार्यकाल पूरा किया, लेकिन इस बार भी जब संकट मोचक की भूमिका में लोगों ने, पार्षदों ने शक्ल देखी, जब चेहरे की बात हुई तो शील धाबाई ही कार्यवाहक मेयर के तौर पर तभी भी सामने आई। लेकिन फिर उसके बाद वाकया होता है अशोक परनामी का, वो मेयर भी बने और कार्यकाल पूरा भी उन्होंने किया और कार्यकाल
पूरा होने से पहले वो विधायक बन गए थे। परिणामी का पंकज जोशी ने फिर बचा हुआ कार्यकाल पूरा किया। हालांकि देखिए, मेयर बने, कार्यकाल पूरा किया, लेकिन उनके लिए तो फिर एक तरीके का ये प्रमोशन ही मान लीजिए कि पार्षद से विधायक बने और फिर उनका जो कार्यकाल है वो पंकज जोशी ने पूरा किया। निर्मल नाहटा उसके बाद मेयर बने और उन्हें भी हटाकर अशोक लाहोटी को फिर मेयर बना दिया। अशोक लाहोटी के बाद में फिर से भूचाल आता है और फिर कांग्रेस से विष्णु लाटा बन गए थे मेयर। लेकिन इस बार पूरी उम्मीद थी कि सौम्या गुर्जर से कि कार्यकाल उनका पूरा हो जाएगा, क्योंकि बतौर मेयर वो लगातार जुटी भी हुई थी। हालांकि देखिए, जितनी भी न्यायिक प्रक्रिया थी उनसे होकर गुजर भी रही थी, लेकिन जो एक आत्मविश्वास था उनका वो यही कह रहा था कि हर बार एक नई अपील के साथ में वो शुरुआत फिर से करे। कार्यकाल पूरा होने की उम्मीदें थी, लेकिन अचानक से फिर निगम में ऐसा ग्रहण फिर लगा कि सौम्या भी इसे बरकरार नहीं रख पाई और फिर बीच में ही वाकया होता है जिसमें शील धाबाई फिर उसके बाद मेयर बन गई। कार्यवाहक मेयर के तौर पर उन्होंने फिर अपना कार्यभार संभाला और फिर मेयर बनने से पहले महज 1 घंटे पहले ही दूर रह गई रश्मि सैनी। रश्मि सैनी जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी थी मेयर के पद के लिए, बहुमत उनके पास था, जीत भी एक तरीके से जीत को लेकर भी आश्वस्त थे। हालांकि कांग्रेस की ओर से कोशिश बहुत की जा रही थी खेमे में सेंधमारी की और दोफाड़ जिसकी बातें कांग्रेस कह रही थी कि पार्षदों में दोफाड़ है जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास में पूरा बहुमत, पूरा संख्या बल, लेकिन फिर भी मेयर बनने से महज 1 घंटे दूर रश्मि सैनी रह गई। यानी कि जब मतगणना होने ही वाली थी, काउंटिंग होने ही वाली थी, उससे पहले ही आदेश आता है कि हाईकोर्ट की ओर से जो बर्खास्तगी का आदेश है डॉक्टर सौम्या का, उसे रद्द कर दिया जाता है और तब से फिर अब तक सियासी शह और मात का खेल चलता ही आ रहा है लगातार। अब सियासी गलियारों में एक ही चर्चा है कि जो भी बने मेयर तो नगर निगम भवन में एक बार हवन पूजा अनुष्ठान कराएं, क्योंकि वास्तु से जुड़ा हुआ कोई दोष या फिर ग्रहण या फिर किसी अनिष्ट से बचा इससे जा सके। अगला जो भी मेयर हो, भले ही वो डॉक्टर सौम्या अपना कार्यकाल उसमें पूरा करे या फिर कोई नई तस्वीर सामने आए, लेकिन उसमें पूजन विधि तो होनी चाहिए, ऐसा सभी अब मान रहे हैं। और करीब ऐसी ही कहानी है डिप्टी मेयर की भी। कहा यह भी जाता है कि जो भी डिप्टी मेयर रहा नगर निगम का, वो भी कमोबेश कोई बड़ा पद इसके बाद नहीं ले पाया। कहा जाता है कि डिप्टी मेयर के बाद में राजनीतिक महत्वहीन ये व्यक्ति रह जाता है। डिप्टी मेयर तो बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद में राजनीतिक उतनी महत्वता नहीं रहती। अब ये सब चीजें कयासों के साथ में बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार सिलसिलेवार तरीके से नगर निगम के ग्रेटर मेयर पद पर जितने भी लोग आसीन रहे, उनके साथ में किसी न किसी तरह के ये जो बदलाव है जीवनचर्या में या फिर सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से चलते रहे। लेकिन इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जो भी नया मेयर हो वहां पर कोई पूजा या फिर अनुष्ठान इसके बाद जरूर कराए। न्यू वीकेंड डेस्टिनेशन इन जयपुर। सिटी पार्क ने बदल कर रख दी है पूरे जयपुर शहर की आबो हवा। 21 अक्टूबर को उद्घाटन के बाद पार्क की रंगत चरम पर है और अल सुबह से रात तक पार्क में लोगों की आवाजाही रहती है। 21 अक्टूबर से लेकर अब तक एक दिन भी ऐसा नहीं जुटा, बल्कि जो वीकेंड्स होते हैं, छुट्टी वाले दिन होते हैं, वहां पर रिकॉर्ड तोड़ वहां पर्यटकों की संख्या होती है। लोग वहां पर रिकॉर्ड से भी ज्यादा पहुंच जाते हैं और उसके बाद में उनकी आवाजाही वहां पर होती है, क्योंकि प्रवेश द्वार पर आकर्षक फव्वारा पर्यटकों का स्वागत करता है। शुरुआत ही वहां से ऐसी होती है जैसे वो स्वागत उनका कर रहा हो। उसके बाद में चारों ओर जो हरियाली फैली हुई है वो लोगों का मन मोह रही है। शहर के साथ दूर दराज के लोग भी इस पार्क की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी नाम सुनकर जारी है कि सिटी पार्क एक बार होकर आना ही है। पिछले वीकेंड पर 1 लाख लोग पार्क को देखने के लिए पहुंचे थे। अपने आप में एक रिकॉर्ड। किसी एक पार्क में वीकेंड के दिन 1 लाख लोगों का पहुंचना, वहां पर किसी तरह के इंतजामों में कोई गलती नहीं सामने आना। स्कल्पचर से लेकर लोअर लेक भी आकर्षण का केंद्र है। बेसिकली जिस तरह से पूरे सिटी पार्क को डिजाइन किया गया है वो यही बता रहा है अपने बारे में कि यहाँ पर किसी भी अव्यवस्था की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि मेंटेन उसे थ्रू आउट रखा जा सके। साथ ही प्रदेश का सबसे ऊंचा 213 फीट का राष्ट्रीय ध्वज देखकर जयपुराइट्स और भी ज्यादा गौरवान्वित हो रहे हैं। बीते वीकेंड यहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे और इस बार भी अब वीकेंड क्योंकि आने ही वाला है तो और भी ज्यादा उम्मीदें इस पार्क से। लोग दूर दराज से यहां पर इस पार्क को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बात करते हैं गुलाबी नगरी में स्टोन मार्च की, जिसका आगाज आज से हुआ। देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्टोन प्रदर्शनी का
शुभारंभ आज हुआ। सीतापुरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टोन मार्ट का शुभारंभ आज किया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब भी हुए और शुभारंभ के बाद मीडिया से जब बात उन्होंने की तो कई बातें कही। कहा कि उद्योग आज खूब उन्नति कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में उद्योग को लेकर बहुत सारे अवसर भी हैं। राजस्थान की जो धन संपदा है, राजस्थान की जो भूमि है, जो भौगोलिक परिस्थिति है, वो भी इस तरीके के लिए अनुकूल है क्योंकि लोग यहाँ पर आकर अपना व्यापार कर सके, अपनी फैक्ट्रियाँ लगा सके। लोग यहाँ से उन्नति करके बाहर भी अगर जा रहे हैं तो फिर राजस्थान से जड़ें जो है वो जुड़ी हुई है। साथ ही कहा कि चुनौतियों भी कम नहीं है, कम से कम वेस्ट हो, ये सबसे बड़ी चुनौती कि अगर फैक्ट्री या फिर कोई भी कारोबार राजस्थान से संचालित हो रहा है तो वेस्ट को कम करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है सरकार के आगे भी और फर्म इंडस्ट्रीज के आगे भी। राजस्थान किसी राज्य से कम नहीं रहेगा। हर क्षेत्र में प्रदेश प्रगति कर रहा है, निवेश का माहौल बन रहा है। निवेश के माहौल के बारे में भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजस्थान की धन संपदा में, भौगोलिक परिस्थितियों में जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं अपना इंटरेस्ट कि यहाँ पर भी कारोबार की अपार संभावनाएं हैं। साथ ही कहा कि ईज ऑफ डूइंग में ज़्यादा सुधार भी करेंगे, यानी कि जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा आसान होना चाहिए, जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी टू कन्वे होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग में भी सुधार किया जाएगा। देश की अनेकों इमारतों में राजस्थान का पत्थर लग रहा है, ये भी कहा कि राम मंदिर में भी राजस्थान से पत्थर लगाया जा रहा है। गुजरात में बड़े रूप में टाइल्स बन रही है, आपको कंपटीशन करना है, यानी कि कंपटीशन के बाद भी कि जिस तरह से गुजरात में टाइल्स का प्रोडक्शन बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, राजस्थान को भी अब उसी लीग में पहुंचना है जहां पर ये कॉम्पीट राजस्थान को गुजरात से भी इस इंडस्ट्री के लिए करना है। एक्सपोर्ट के लिए पत्थर की काफ़ी डिमांड है, लेकिन पूरी नहीं वो डिमांड हो पा रही। पर्यावरण स्वीकृति और अन्य स्वीकृति के लिए परेशानियाँ होती है। हालांकि जब एप्लीकेशन इसमें दायर की जाती है तो एक प्रोसीजर है जिससे होकर गुजरना होता है, लेकिन वो प्रोसीजर आसान करने की ज़रूरत है। ये भी कहा कि जल्द से जल्द एनओसी मिल जाए, कुछ ऐसा करें। लेकिन अवैध माइनिंग को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर चिंता जाहिर की। कहा कि मजदूरों की सिलिकोसिस बीमारी को लेकर भी वो चिंतित है क्योंकि बेहद गंभीर बीमारी है और सिलिकोसिस हो जाने के बाद में बहुत पीड़ा भी लोगों को होती है और जब ये चीज़ें वो सुनते हैं तो उन्हें भी पीड़ा होती है। लेकिन अंततः उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की इंडस्ट्रीज की इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी है कि मजदूरों को तय समय सीमा और बिल्कुल निश्चित जो मानक है उसके हिसाब से ही उनसे मजदूरी कराई जाए, जिससे कम से कम सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी के चपेट में ये मजदूर ना आए। इसको लेकर जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उद्योग जगत की है।